हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे टेस्ट फॉर यू क्लासेस में। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय बीएड फर्स्ट डीडीयू बीएड फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर, जो कि शिक्षण एवं अधिगम का आकलन है। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्याही के धब्बे वालों परीक्षण प्रक्षेपण विधि का निर्माण हरमन रोसा द्वारा कब किया गया था? अर्थात स्याही के धब्बे वाला परीक्षण किया गया था, वह याद रखिएगा हरमन रोसे के द्वारा किया गया था। लेकिन कब किया गया था यह बताइए। सन 1920 में, सन 1918 में, या 1927 में, या सन 1921 में? तो राइट आंसर हो जाएगा कि हरमन रोसा द्वारा जो परीक्षण किया गया था वह सन 1921 में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर 1921 हो जाएगा। राइट आंसर 1921 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति की संवेदना और अभिवृत्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि क्या है? जब व्यक्ति के अंदर इमोशंस, भावनाएं, गुस्सा, प्रवृत्ति आदि आ जाती है तो सबसे अच्छी विधि क्या है उनको जानने के लिए? क्या हमें साक्षात्कार कराना चाहिए? क्या उनसे प्रश्न पूछना चाहिए? क्या उनका निरीक्षण करना चाहिए, या यह सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा कि व्यक्ति के संवेदना। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे इंटरव्यू इसीलिए होता है कि व्यक्ति की जो संवेदना है उनके अंदर कितनी कैपेसिटी है। जो भी बड़े होते हैं उनके सामने डटकर सामना करना या उनके बोलना। कुछ लोग होते हैं इंटरव्यू से काफ़ी डर जाते हैं जिसके कारण बोल नहीं पाते हैं। तो इसलिए उनके संवेदनाओं का कितने धैर्यपूर्वक व डटकर उत्तर देते हैं, इन सभी का जांच होता है। बाकी तो लिखित पेपर में उनका जो भी क्वेश्चन आंसर किए होते हैं, जो मेरिट बना होता है, उसके बाद से ही वो इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। तो उनकी जो लिखित परीक्षा है उससे तो उनका नॉलेज प्राप्त कर ही लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे संवेदना और अभिवृद्धि जानने के लिए ही साक्षात्कार कराया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साक्षात्कार विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है? अनुपात मापन, क्रम सूचक मापी, अंतराल मापी, या नामित मापी? तो जिसके अंतर परम शून्य आता है वह होता है अनुपात मापी। अगला क्वेश्चन है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? क्या निगमन विधि के हैं? क्या बहिर्दर्शन विधि के हैं? क्या अंतर्दर्शन विधि के हैं? या आगमन विधि के हैं? तो यह सभी, जैसे उदाहरण देना, निरीक्षण करना, विश्लेषण करना, वर्गीकरण करना, नियमीकरण करना, ये सब आगमन विधि के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर आगमन विधि। 5वां नंबर क्वेश्चन है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी का विकास किसके द्वारा किया गया था? बैलक के द्वारा, मरे के द्वारा, होल्टमैन के द्वारा, या साइमन के द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मरे के द्वारा। अर्थात मरे के द्वारा टेट का विकास किया गया था। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जन्म देने वाला विद्यालय कारक है, वह कौन सा कारक है? विद्यालय का वातावरण, विद्यालय परिसर, शिक्षा की दिशा, उपर्युक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी बच्चे का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण
का क्या होता है? धनात्मक प्रतिरूप होता है, ऋणात्मक प्रतिरूप होता है, योगात्मक प्रतिरूप होता है या गुणात्मक प्रतिरूप? तो किसी बच्चे का व्यक्तित्व वंशानुक्रमण तथा वातावरण का होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कि गुणात्मक है। उनके 8 नंबर क्वेश्चन है, संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति की योग्यता विभिन्नता के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नता से अधिक प्रभावित होता है। तो किसका कथन है यह? स्किनर का, मन का, क्रो एंड क्रो का या टायलर का? तो राइट आंसर हो जाएगा कि यह कथन टायलर के द्वारा दिया गया है। निम्न में से क्या व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है? निम्न में से क्या व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है? क्या व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण जाति नहीं है, बुद्धि नहीं है, वंशानुक्रमण नहीं है या इनमें से कोई नहीं? तो व्यक्तिगत वह जो है राइट आंसर हो जाएगा कि व्यक्ति में जाति को लेकर भी विभिन्नता होता है, वंश सभी अलग अलग प्रकार के होते हैं, बुद्धि भी सबकी एक जैसी नहीं होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। व्यक्तिगत विभिन्नता हेतु भाषा विकास एक आवश्यक कौशल है क्योंकि यह आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। शारीरिक आवश्यकता, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता या ये सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा यह सभी, अर्थात द इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण है। जो व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण क्या है? वंशानुक्रम, आयु, वातावरण या यह सभी? तो व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण वंशानुक्रम, आयु, वातावरण यह सभी हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यह सभी। कौन सी विधि व्यक्तित्व के उन पहलुओं को उजागर कर देती है जिसे वह स्वयं अनभिज्ञ होता है? कौन सी विधि व्यक्तित्व के उन पहलुओं को उजागर कर देती है जिनसे वह स्वयं अनभिज्ञ होता है, उसे पता नहीं होता है? प्रशिक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, जीवन इतिहास विधि या आत्मलेखन विधि? तो वह है प्रशिक्षण विधि। राइट आंसर हो जाएगा प्रशिक्षण विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की क्या क्या विशेषता है? व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर बल देना। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान प्रवृत्ति की क्या क्या विशेषताएं हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर बल देना, बाल मनोविज्ञान पर बल देना या बालक के व्यक्तित्व का आदर करना या उपर्युक्त सभी? तो मनोविज्ञान प्रवृत्ति का जो विशेषता है वह है उपर्युक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, फ्रायड के संरचनात्मक प्रतिमान का तत्व नहीं है। जो फ्रायड ने प्रतिमान दिए थे वो क्या क्या दिए थे? आईडी, सुपर आईडी या ईगो या सुपर ईगो? तो फ्रायडे के संरचनात्मक प्रतिमान का तत्व नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है क्वेश्चन में लिखा है। तो राइट नंबर हो जाएगा आंसर सुपर आईडी नहीं है, जबकि आईडी, ईगो और सुपर ईगो यह सभी फ्रायड के संरचनात्मक प्रतिमान के तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है,
16 PFQ का संबंध क्या है? रुचि से, व्यक्तित्व से, अभिप्रेरणा से या बुद्धि से? तो 50 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा राइट आंसर व्यक्तित्व से, अर्थात 16 PFQ का संबंध व्यक्तित्व से रिलेटेड है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ब। राइट आंसर ब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण रखता है? व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण रखता है? आवरण दृष्टिकोण, तात्विक दृष्टिकोण, उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा स, उपर्युक्त दोनों। व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत का दृष्टिकोण आवरण दृष्टिकोण तथा तात्विक दृष्टिकोण यह दोनों प्रकार का होता है, इसलिए राइट आंसर होगा स इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेमेल छांटिए अस्थेनिक, एथलेटिक, अंतर्मुखी या पिकनिक? तो राइट आंसर हो जाएगा अंतर्मुखी, स इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक विधि मानसिक चिकित्सा हेतु प्रयुक्त की जाती है, अर्थात मानसिक चिकित्सा हेतु क्या प्रयोग में लाया जाता है? व्यक्तित्व विधि, स्वप्न विधि या रोशी विधि? तो जो मानसिक चिकित्सा किया जाता है उसमें स्वप्न विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान दृष्टि से सबसे अधिक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के प्रकार में आते हैं? बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सबसे अधिक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के प्रकार में आते हैं, अर्थात वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा व्यक्ति की संख्या क्या है? क्या अंतर्मुखी ज़्यादा होते हैं या बहिर्मुखी ज़्यादा लोग होते हैं या उभयमुखी? तो सबसे ज़्यादा उभयमुखी प्रकार की संख्या है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी थोड़ा कम ही होता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रकृतियों का योग है, यह कथन किसका है? व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रकृतियों का योग है, कहने का अर्थ यह है कि जो भी हमारे अंदर व्यक्तित्व होता है वह जन्मजात होता है या फिर हम उसे अर्जित करते हैं, या वो अच्छाइयाँ हो बुराइयाँ हो किसी प्रकार का हो, कहीं ना कहीं हम हर चीज़, जैसे यदि हम स्टडी करते हैं तो हम विद्यालय जाते हैं, वहाँ से हम किताबी पुस्तकें ज्ञान ग्रहण करते हैं, लेकिन ग्रहण तो हम विद्यालय जाकर ही करते हैं। जब अपने पास पड़ोस में रहते हैं तो वहाँ से किसी प्रकार का गाली या कुछ भी ऐसी अनौपचारिक व्यवहार अपने दोस्तों से, उसमें अच्छाइयाँ भी होती है उसमें। अर्थात कहने का यह मतलब है कि एक व्यक्ति यदि कुछ सीखता है तो कहीं ना कहीं वह किसी दूसरे के माध्यम से सीखता है, या चाहे वह अच्छाई हो या बुराई हो, अपने वातावरण में रहता है, जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण में वो ढल जाता है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है और कुछ नहीं है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है बोरिंग महोदय का, राइट आंसर हो जाएगा स। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व निम्नलिखित में से किस प्रकार आधारित है? क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? शील गुणता पे, क्षेत्र पर, शरीर द्रव पर या उत्तेजना अनुक्रिया पे? तो जो व्यक्तित्व के प्रकार के सिद्धांत होते हैं वह आधारित होते हैं शरीर एवं द्रवों पे। अगला क्वेश्चन है,
टीएटी परीक्षण किसका मापन करता है? व्यक्तित्व का, उपलब्धि का, बुद्धि का या रुचि का? तो जो टैट होता है टीएटी वह व्यक्तित्व का मापन करता है। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व का। देखिए व्यक्तित्व जो वर्ड आ रहा है इसमें एक व्यक्ति की हम कहते हैं पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी का केवल मतलब ये नहीं है कि बहुत स्मार्ट हैं या गोरे हैं या सीधे साधे हैं तो इनके व्यक्तित्व अच्छा, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके अंदर व्यक्तित्व में सभी प्रकार के गुण होना चाहिए, तब वह एक व्यक्ति है, उसके अंतर्गत व्यक्तित्वता माना जाएगा कि हाँ इसके अंदर व्यक्तित्व अच्छी प्रकार के है। तो आज हमारे मॉडर्न युग में कोई भी यदि स्मार्ट लड़का हो, लड़की हो, जो भी कुछ, तो अगर उसे देखते हैं तो सिंपल वे में कह देते हैं उसकी पर्सनालिटी अच्छी है। एक मतलब बाहरी जो गुण है उसका, उसे देखकर बोल देते हैं, जो कि व्यक्तित्व में आंतरिक गुण और बाहरी गुण दोनों ही आता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व का सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण किया है किसने किया है? अर्थात 22 नंबर क्वेश्चन हो चुका है और 23 व्यक्तित्व का सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण किया है किसने किया है? अर्थात जो व्यक्तित्व का सबसे ज़्यादा वर्गीकरण कौन से वैज्ञानिक है? क्या हेमन ने किया है, युंग ने किया है, आल्पोर्ट ने किया है या ड्रेवर ने किया है? तो व्यक्तित्व का सबसे ज़्यादा मान्य वर्गीकरण किया है वह युंग ने किया है। युंग ने सबसे ज़्यादा व्यक्तित्व के वर्गीकरण किए हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान्य स्ववृत्ति जो एक समूह अथवा एक संस्था के प्रति होती है कहलाती है? अधिगम, अभिवृत्ति, जिज्ञासा या तृष्णा? अधिगम का मतलब होता है कि सीखना, अभिवृत्ति अर्थात ग्रोथ करना, जिज्ञासा अर्थात सीखने की इच्छा होना, तृष्णा अर्थात जिलस, द्वेष, यह सभी प्रकार के। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक सामान्य स्ववृत्ति जो एक समूह अथवा एक संस्था के प्रति होती है क्या कहलाती है? क्या अधिगम कहलाती है, अभिवृद्धि कहलाती है, जिज्ञासा कहलाती है या तृष्णा कहलाती है? तो 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कि अभिवृद्धि कहलाती है।